नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। थोड़ी माफ़ी माँग लूँ क्योंकि 2-3 दिन व्यवधान था। मैं थर्ड आई और ओवरव्यू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड बनाने की जो उनकी इच्छा है ना, हर चीज़ में रिकॉर्ड, विश्व गुरु, विश्व उसपे भाषा पे नियंत्रण ना हो और दूसरे को कैसे अपशब्द बोला जाए, इसका अगर कभी रिकॉर्ड बनेगा कि देश के प्रधानमंत्री लोग किस तरह से भाषा पे बिना नियंत्रण के दूसरे को कुछ भी अपशब्द कहते थे, उसमें कोई दावेदारी नहीं है। मतलब उसमें कोई और आस-पास भी नहीं आता है। उसमें बिल्कुल क्लियर अकेले भागने वाले एक ही कंटेस्टेंट रहेंगे, वो मोदी साहब हैं। मोदी जी ने कल परसों कल-परसों एक भाषण में मध्य प्रदेश में वो बिल्कुल चिढ़ गए थे और उन्होंने राहुल गांधी को काफ़ी बुरा-भला कहा। अ, किसी की पॉलिसी पे अटैक करना, किसी की चीज़ों पे कहना मेरे ख़्याल में ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो आपका अधिकार है, आप इलेक्शन में हैं तो आपको दूसरे की पॉलिसी पे ज़रूर बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को आपने बेवकूफ़ों का सरदार और ऐसा बेवकूफ़ आदमी है, क्या-क्या नहीं कहा। आप बहुत चिढ़ जाते हैं। देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ कि बेवकूफ़ होना शार्प होना बेवकूफ़ी की कुछ हरकतें करना, ये सब ठीक है। लेकिन दिमाग से अगर किसी अ, ऐसी चीज़ को जिससे जो इंसानियत के अगेंस्ट हो, उससे फ़ायदा उठाना ही मेरे ख़्याल में जिसको कहते हैं ना कि वो जो दिमागी रूप से वो व्यक्ति अ, बहुत इंसानियत वाला नहीं है। बहुत सी चीज़ें कही नहीं जा सकती हैं, कहना भी नहीं चाहिए, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं। अगर गोधरा के जो कांड हुआ और गोधरा के बाद जो हुआ, जितने लोगों की खून बहे, जितने कितने लोगों की जानें गईं, उसको अगर इलेक्शन प्लान बना के आप वोट की राजनीति करते हैं, तो सोनिया गांधी जी ने जो एक ही बार पूरे उनके सोनिया गांधी के पूरे 25, 30, 40 साल का जो भी उनका करियर है पॉलिटिक्स में, एक ही चीज़ सुन के अगेंस्ट लोग चिपकाते हैं कि उन्होंने कुछ नेताओं को मौत का सौदागर कहा था। लेकिन जो गोधरा में हुआ था वो स्टेट स्पॉन्सर्ड अभी भी वो बात क्योंकि सरकार आपकी थी, आप के आपकी कोई माना नहीं था और एक तरह से आपने जो चाहा था वो उस तरह का आपने ऑर्डर ले लिया था। लेकिन आज भी माना ये जाता है कि वहाँ पे गोधरा में जो हुआ वो नरसंहार था और उसके बाद आपने उस गोधरा और गोधरा के बाद होने वाले नरसंहार को बहुत ही सक्सेसफुली वोट में तब्दील किया था। तो अगर आपका काम वोट ही लेना है, आप अगर वोट लेने आते हैं, अगर आप वोट के लिए राजनीति करते हैं, अगर आप हर चीज़ में कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को मैं फ्री में खाना दे रहा हूँ, इतने लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वोट दो। तो अगर वोट को आप प्रभावित किसी इस नरसंहार की घटना से कर रहे हैं, तो वो आप सौदागर तो हैं ही। तो उसमें अगर किसी ने आपको मौत का सौदागर कहा था, तो क्या गलत कहा? दूसरा अ, कल एक एक किसी डिबेट को मैं सुन रहा था, उसमें कुछ लोगों का कहना ये था कि एक कारण और है जिस वजह से ये कहा जा रहा है, ये सोची समझी रणनीति है। कोशिश ये कर रहे हैं, मोदी जी बार-बार प्रोवोक कर रहे हैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को मतलब जब शीर्ष मैं बोल रहा हूँ तो उसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी और क्योंकि प्रियंका गांधी इस इलेक्शन में एक अहम रोल निभा रही हैं, प्रियंका गांधी और कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह हों या उनके मीडिया के जो प्रभारी लोग हैं, इन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि उनके बेवकूफ़ों के सरदार के मूर्खों के सरदार के रिएक्शन में इधर से कोई कुछ बोले। क्योंकि झूठ को सच बोलना, रात को दिन दिखाना, इस कला में कोई आस-पास भी नहीं है। इस देश में नोटबंदी हुई और नोटबंदी पे कुछ नहीं बोलना और ये दिखाना कि नोटबंदी कितना अच्छा काम था, ये कला कोई उनसे सीखे। देश में कोरोना के समय
ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे और सरकार ने उस समय कितना निकम्मेपन का काम किया, उसको छुपा के हमने टीके लगवाए, हमने टीके फ्री में दिए, जो कि पिछले 75 साल से नहीं, जब देश गुलाम था तब भी टीके फ्री में दिए जाते थे। उस बात को अपने पक्ष में कैसे चेंज करना है, ये कोई मोदी जी से सीखे। तो सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि कहीं से कुछ भी एक रिएक्शन आए। अगर आपको याद हो, मणिशंकर अय्यर ने इनके बारे में कहा था कि ये नीचता की हद है। नीचता की हद होना एक एक बहुत कॉमन फ्रेज़ था। लेकिन ये ले क्या उड़े, मुझे नीच कहा, मुझे नीच कहा, मुझे नीच कहा। आपको किसी ने नीच नहीं कहा था, आपकी हरकतों को, आपकी जो क्रियाएँ होती हैं, उसको नीचता की हद बोला था। आप व्यक्ति विशेष को नीच किसी ने नहीं कहा था, लेकिन आप उसको ले उड़े थे। और आपका झूठ बोलने का तो कोई वो है ही नहीं। आप अपने गाली का ब्यौरा तक अगर रखते हैं, आपने पिछले 9 साल में आपको 91 गाली पड़ी और कहाँ-कहाँ पड़ी, इसका आप पूरा डिटेल अगर कोई प्रधानमंत्री लेके चल रहा है, तो ये अच्छी बात है। फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको कहते हैं ना, टिप पे है। दिक्कत क्या है कि गाली की फैक्ट्स और फिगर्स तो आपके टिप पे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, देश की बेरोजगारी, देश के जो लोग जिस तरह से बिना चिकित्सा सुविधाओं की जो दिक्कतें हो रही हैं, देश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में कितना के लोग मर रहे हैं, मणिपुर में जो व्यभिचार हो अत्याचार हो रहा है, उसकी चीज़ें आपके टिप्स पे नहीं है। शिकायत हम लोगों को आपसे ये है कि अगर आप गाली की का ब्यौरा अपने फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं, तो क्यों नहीं महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को बलात्कार को आप अपनी टिप पे रखते हैं। ये ये जो जो मूल प्रश्न है वो इस बात का है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रिगर क्यों हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि ये जो गाली-गलौज थी, ये एक तो सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन शायद एक ट्रिगर होने का एक बड़ा कारण और था, जिसको कहते नहीं, एक दुखती रग पे हाथ रख देना, किसी का वीक पॉइंट होता है। मैं मान लीजिए केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है या मुझे तैरना नहीं आता है, तो लोग मुझे सब बताएँ कि भई तैरना कितने अच्छा है और क्या है और केमिस्ट्री। उसी तरह से ये जो दुनिया में और देश में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसमें एक जुमला है, मेक इन इंडिया। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये मेड इन इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया है। देखिए, एक उद्योग होता है, एक व्यापार होता है। मैं उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसलिए समझा दूँ कि लोग उसपे कभी-कभी चूक जाते हैं। उद्योग होता है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे या आप भी जब थे, तो टाटा बिरला को उद्योगपति कहा जाता था। व्यापारी नहीं थे। उद्योग लगाते थे, चीज़ें बनाते थे, कुछ क्रिएट करते थे और उससे लोगों का रोज़गार भी मिलता था, देश की भी तरक्की होती। नई जो जनरेशन आई है, ये व्यापारी। आपका सामान ₹2 में लिया, आगे उसको ₹4 में बेचा। ये व्यापार है। इसको कुछ लोग दलाली कहते हैं, कुछ लोग आढ़त कहते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। अंबानी साहब व्यापारी हुए, पहले थे और उन्होंने 20, 30, 40 वर्ष तक व्यापार किया देश की व्यवस्था में अपनी। उसी तरह से अडानी साहब व्यापारी हैं, ये लोग उद्योगपति नहीं हैं। तो ये डिफरेंस थोड़ा समझना होगा। लोग कहते हैं बड़े बिज़नेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। तो ये तो एक तो दिमाग में स्पष्ट करना होगा। उसी तरह से मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है कि आप विदेश से सामान ला रहे हैं। जो बार-बार हो रहा है कि चीन से आप 100 बिलियन, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, वो बहुत ज़्यादा है। चीन को अगर आप ₹20 का सामान दे रहे हैं, तो वहाँ से ₹100 का सामान ला रहे हैं और वो ला क्या रहे हैं? आप जैसे मोबाइल के पार्ट्स लाके यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। अगर असेंबल कर रहे हैं तो वो मेक इन इंडिया है, वो मेड इन इंडिया नहीं है। तो इसीलिए आपने उस टर्म को धीरे से खिसका के मेक इन इंडिया कर दिया था। आप मेड इन इंडिया नहीं बोल रहे थे। मेड इन इंडिया में, मेक इन इंडिया में आपने उसका लोगो एक शेर बनाया था दहाड़ता। वहाँ पे दहाड़ सकता है, काम नहीं करेगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जो जो बात थी, राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश के एक रैली में ये लोगों से कहा कि अपना मोबाइल बदलिए, अब का पलटिए,
और देखिए वो कहाँ-कहाँ लिखा है, उसमें मेड इन चाइना है और मैं उस दिन खुश होऊँगा जिस दिन ये मेड इन मध्य प्रदेश लिखा होगा। और उन्होंने एक ऐसी बात कही थी जिससे लगता है कि मतलब कहीं कहीं उस दुखती रग को छू दिया। उसके बाद तो जो होना था वो हुआ ही। अब इनका कहना ये है कि ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं और देश में हम लोग ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरे के यहाँ से सामान लाते हैं, अपने यहाँ असेंबल करते हैं और फिर यहाँ से उसको बाहर भेजते हैं। ये देश में मेड इन इंडिया नहीं है। ये आप उसका जुमला करके और उसको चेंज करके आप उसको मेक इंडिया भले ही कह दें। तो ये बात से आपको दिक्कत हुई थी। एक बात आप और बार-बार कह रहे हैं। अ, देखिए आपके व्यक्तिगत जीवन को कोई कुछ नहीं बोलता है, जबकि उस व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ कहने को है। आपकी पढ़ाई-लिखाई पे कोई नहीं अटैक कर रहा है। तो आप राहुल गांधी से क्यों गुस्सा हो गए? राहुल गांधी ने क्या आपसे एक बार भी कहा कि मैं पढ़ा-लिखा, मेरी डिग्री ये, आपसे कहा गया? आप मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़बोलेपन से आप अपना नुकसान कर रहे हैं मोदी जी। आप उस पद और प्रतिष्ठा का नुकसान कर रहे हैं। आप ये नुकसान कर रहे हैं कि 10 साल तक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो भाषा संयमित नहीं है। आप एक बात बार-बार कह रहे हैं ये मेरी गारंटी मोदी गारंटी का विश्वास कीजिए। आपके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। आपके आपने कहा था इलेक्शन उस समय 2014 में आते समय कि आप भ्रष्टाचारियों को और विदेशी बैंक में जमा धन को यहाँ लाएँगे। आपने 2 बातें कही थी। आपने कहा था कि करीब-करीब 15 लाख रुपया सबके उसमें आया था और दूसरा आपने ये कहा था कि जो विदेश में स्विस बैंक और इस तरह के बैंकों में काला धन जमा है, वो जब लेके आएँगे तो इनकम टैक्स पेयी को आप 5% 10% कुछ देंगे। ये आपकी कही हुई बातें हैं, दूसरे की कही हुई बातें नहीं है। तो अब आज आप उसपे आप चाहते हैं कि लोग विश्वास करें? आपने कहा था, अपना भाषण उठा के देख लीजिए, अच्छी चीज़ ये है कि सारा कुछ आपको अपने यहाँ भी नहीं जाना है, किसी से कहना भी नहीं है, चुपचाप क्योंकि कहने में थोड़ी हँसी होगी ना। अगर आप अपने किसी उससे कहेंगे कि ज़रा मेरे वो भाषण उठाओ जहाँ मैंने तो लोग हँसेंगे, हो सकता है मन में कहें कि अच्छा, अच्छा, मत कहिए किसी से। चुपचाप अपना स्मार्टफ़ोन उठाइए, वही मेक इन इंडिया वाले फ़ोन को उठा के उसमें धीरे से टाइप करिए कि आपका भाषण मोदी भाषण एट डिमोनेटाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन और या खुद ही लिख लीजिए मोदी जी का भाषण नोटबंदी के समय आपने भाषण दिया था आपने कहा था 50 दिन का समय दो और 50 दिन के बाद मुझे जो सच मैं उस चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा तो शायद ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसी चौराहे पे लोग इकट्ठा हो गए हैं और वोट के द्वारा आपको को शायद उसका एक जो आपने नोटबंदी करके लोगों का जिस तरह का जो व्यवहार हुआ और जिससे लोग कष्ट में आए हैं, उसका बदला कह लीजिए, उसका प्रत्युत्तर कह लीजिए, उसका उत्तर कह लीजिए, वो देना चाह रहे हैं। तो मोदी गारंटी को लोग नहीं मान रहे हैं। राहुल गांधी टर्म ये कांग्रेस लाई है गारंटी, आप नहीं लाए थे गारंटी। आप तो आप तो कई-कई लाते थे। अमृतकाल, अगले 50 साल में क्या हो जाएगा, 100 साल में क्या हो जाएगा, आप अभी की बात ही नहीं करते हैं। आप लोगों को घुमाते फिराते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात इम्पोर्टेंट है। इस बात से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है और अगर आप इस बात से बार-बार मुँह मोड़ रहे हैं, तो आप जो जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे अपने को अलग कर रहे हैं। तो सिर्फ आग्रह ये है मोदी जी कि ग्राउंड पे आइए, इस पे गुस्सा मत होइए और एक टेस्ट थोड़ा राहुल गांधी का भी है। एक टेस्ट मैं राहुल गांधी का इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने अभी तक जो भी कहा है, भाई शुरू में कई लोगों को लगता था कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कह रहे हैं। अ, रफाल की बात अगर करें, अडानी की बात करें, सुनामी उन्होंने कहा था कोरोना के समय में कहा था सुनामी आएगी। उन्होंने जो-जो चीज़ें कही हैं वो घटित हुई हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 140 145 से 150 सीट। देखना यह है कि क्या 145-150 सीट की जगह कांग्रेस की 14 सीट आती हैं या 145 से 150 सीट से ज्यादा क्योंकि ये एक थोड़ा जैसे हम सब लोग ये मान रहे हैं एक बड़ा वर्ग अब ये मानने लगा है कि राहुल गांधी अब परिपक्व हो गए हैं राहुल गांधी अब जुमलेबाजी राहुल गांधी ने कभी जुमलेबाजी नहीं की थी
राहुल गांधी की बातों को अब लोग सीरियसली लेने लगे। ऐसा एक बड़े वर्ग को मानना और मैं भी उसमें से हूँ। राहुल गांधी का 145 150 अगर बोल रहे हैं, तो क्या उनकी 14 सीटें आएँगी? क्या उनकी 20 सीटें आएँगी और इस तरह का हँसी-मज़ाक की बातें कर रहे हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में हँसी-मज़ाक की बातें आप और अमित शाह साहब कर रहे थे, 200 सीटों के ऊपर की बात कर रहे थे। इस तरह के हँसी-मज़ाक आपने कई जगह किए हैं। तो ऐसे हँसी-मज़ाक वाले श्रेणी में राहुल गांधी हैं कि राहुल गांधी सीरियस श्रेणी में है, जिसमें आज वो अकेले उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि एक चीज़ नज़र नहीं जा रही, जो थोड़ा आपको और जिसपे आपको गुस्सा आ गया है, वो गुस्सा शायद भोलेनाथ की वजह से भी आया है। जब मैं भोलेनाथ बोल रहा हूँ, तो गुस्सा जो आया मुझे ऐसा लगता है, जो राहुल गांधी बिना किसी हो-हल्ले के केदारनाथ के दर्शन कराए ना, वो आपको पच नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो मेरा था, मतलब ये तो मेरा डोमेन था। ये तो मेरी एरिया थी जहाँ पे मैं आँख बंद करके 10-12 कैमरों के साथ अपनी वो भेजता था, पिक्चर भेजता था कि देखिए मैं ध्यान कर रहा हूँ। फिर वो ध्यान में अभी कोई टेक्नीक नहीं हुई कि ध्यान में भगवान आके आपको कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये नहीं था। लेकिन आप फिर अगर आपको याद हो बनारस के काशी विश्वनाथ के समय आप कैसे डुबकी लगा रहे थे कपड़े पहन के, कैसे कपड़े पहन के आप गीले ही कपड़ों में चले जा रहे थे दर्शन-वर्शन करने, वो सब याद है सबको। अब आपको लगता था कि ये तो सबसे बड़ा ठेकेदार मैं था। एक नया ठेकेदार जो कल का ठेकेदार था, वो आके मेरे इस पूरे ठेके को ही बार कर दे रहा है। ये रू गेम मतलब रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज कर दे रहा है। केदारनाथ जाता है, छोटी-सी कोठरी में अकेले रहता है, 3 दिन रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं मचाता है। कभी-कभी इन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी शायद इनको कॉर्नर करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ईश्वर के साथ घाल-मेल नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला या आध्यात्मिक शक्तियों के साथ उससे वोट का सौदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे जब बजरंग बली का नाम लेके आप वोट माँगते हैं ना, जब जय श्री राम का नारा लगा के आप भगवान के नाम पे वोट माँगते हैं, तो जिसको कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, तो भगवान भी अपना न्याय करता है। और पिछले कुछ इलेक्शन से ये साफ लग रहा है कि भगवान अब न्याय करने के मूड में आ गया है। समय आ गया है जब भगवान अपना न्याय कर रहा है। अ, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आज शाम को प्रचार बंद हो गया है, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ के दूसरे फेज़ का। ये क्रूशियल है। मध्य प्रदेश इसलिए क्रूशियल है कि मध्य प्रदेश में मैं मध्य प्रदेश गया, भोपाल गया। अगर मेरी रीडिंग ये है, अगर कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश से जीत रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखने वाली बात है। परसों वोट पड़ जाएँगे। 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तब तक मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मैं बीच-बीच में अपना कुछ-कुछ उज़्बेकिस्तान के डिस्पैचेस भेज रहा हूँ। अ, अगर आपको अच्छा लगता हो बाहर की कुछ-कुछ बातें जानना, तो उसको देखते रहिएगा, कोई ऐसा नहीं है। चूँकि वो है मेरे पास, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ साझा कर दूँ। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।